मैं सीडीएस में 5 बार इंटरव्यू से बाहर हो चुका था, 15 लाख के नुकसान में जा चुका था और मेरे पास उस इमीडिएट कोई विकल्प नहीं था। तो इस तरह मेरा जो सपना मेरे सामने ही देखते देखते खत्म हो चुका था। एक ऐसा समय आया कि हम अपना जो खर्चा था वो भी हम ना पूरा कर सके। तो मुझे आज भी याद है उन दिनों मेरी वाइफ ने किस तरह घर को चलाया। वो नौकरी करती थी, लेकिन हमने एक चीज गांठ बांध ली थी कि जब तक हम सही तरीके से खुद को मजबूत ना बना दें तब तक। बच्चन साहब अक्सर इन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यूं ही उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज इसी कोशिश की एक कहानी मैं आपको यहाँ सुनाने आया हूँ कि किस तरह मैंने परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेक कर 15 लाख रुपए के नुकसान को ना घबराकर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसका आज सालाना टर्नओवर 25 से 30 करोड़ रुपए का है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सतपति है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा का स्टील सिटी कहा जाने वाला शहर राउरकेला से, जहाँ हर नॉर्मल बच्चे की तरह मैंने भी एक सपना देखा और मेरा सपना था कि मैं आर्मी में अफसर बनूं। मुझे वो हरी वर्दी इतनी आकर्षित करती थी कि सुबह शाम मुझे अगर कुछ बनना था तो मुझे एक आर्मी अफसर ही बनना था। तो इन सपनों के साथ मैं बड़ा हुआ और मैंने अपना ग्रेजुएशन पुणे में किया। ग्रेजुएशन के दूसरे साल में ही मैंने उत्तेजना पूर्वक मैंने यूपीएससी की एग्जाम दे दी और यूपीएससी का एग्जाम तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन उम्र ना होने के कारण मैं उसका इंटरव्यू नहीं दे सका। मन में खुशी तो बहुत हुई कि चलो मैंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का रिटर्न क्लियर किया और दूसरी बार तो मैं 100% आर्मी में भर्ती हो ही जाऊंगा। तो इस कदर मैंने जब अपना ग्रेजुएशन पूरा किया उसके बाद मैंने अपना दोबारा से यूपीएससी का परीक्षा दिया और यूपीएससी की परीक्षा को फिर से मैंने रिटर्न को क्लियर किया। लेकिन इस बार जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया। इस तरह मैंने 1 नहीं 2 नहीं 5 बार यूपीएससी की परीक्षा दी। हर बार मैंने रिटर्न को क्लियर किया और हर बार इंटरव्यू से बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। अंदर ऐसा समय आया कि जब मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए उम्र ही नहीं बची थी और ना ही मैं रिटर्न दे सकता था। तो इस तरह मेरा जो आर्मी में जाने का सपना था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था कि मैं उस हरी वर्दी को पहन सकूं। तो इस तरह मेरा जो सपना मेरे सामने ही देखते देखते खत्म हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उस समय मैंने एक चीज बस ठानी कि मैंने इंटरव्यू दिया है 5 बार और 5 बार मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा है और वो मैंने एक चीज सीखी थी कि जिंदगी में हार ना मानने की बात। तो मैंने इस तरह एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे इंटरव्यू देने की ठानी और इस तरह मैंने रेमंड का इंटरव्यू क्लियर किया। रेमंड का जो इंटरव्यू था वो था मेरा प्लान बी। जी हाँ, आपने सही सुना, हर इंसान को जिंदगी में एक प्लान बी रखना चाहिए कि अगर आपका जैसा सपना है, जैसे मेरा सपना था कि आर्मी में जाने का, लेकिन मेरा वो सपना पूरा ना हो सका। पूरा ना हो सकना वो होता है वास्तविकता। वास्तविकता मतलब रियलिटी। आर्मी में जाने की मेरी इच्छा थी, पूरा ना हो पाना दैट वाज अ रियलिटी। तो इस तरह मैंने रेमंड में अपना पहला जॉब स्टार्ट किया और मैंने बहुत अच्छा काम किया। मेरे सीनियर्स ने हमेशा मेरी सराहना की और मैंने कंपनी को भी काफी फायदा दिया। 1 साल जॉब करने के बाद रेमंड में मुझे वीआईपी से ऑफर आया और मैंने वीआईपी इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया। वीआईपी में 6 महीना जब मैंने काम किया तब मैंने सोचा कि यार मैं अगर दूसरों के लिए इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से काम करके उनको अगर मैं मुनाफा दिला सकता हूं तो क्यों ना मैं खुद के लिए कुछ करूं। तो इस तरह मेरा जो बिजनेसमैन जो अंदर था वो बाहर आना चालू हुआ। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करता हूं जो कि मुझे थोड़ा सा शौक भी है और मैं उसको पूरा भी कर सकूं। तो बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद, जैसे कि मेरी शुरुआत हुई थी रेमंड जो कि गारमेंट इंडस्ट्री है, तो मैंने वहां से शुरुआत करी और मैंने गारमेंट्स का स्टोर खोलने का सोचा। तो इस समय जब मैं ये सोच रहा था तब मुझे काफी दोस्तों ने कहा कि यार इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा पैकेज छोड़ के तू मतलब बिजनेस स्टार्ट करेगा, पता नहीं क्या होगा। तो उस समय अगर मुझे किसी ने प्रोत्साहन दिया तो वो थे मेरे मामा जी,
जिन्होंने मेरे सपने को सच करने का, उनके अंदर ऐसा विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। तो इस तरह मैंने पुणे के FC रोड में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, गारमेंट्स का स्टोर, जिसका नाम था ट्रायंगल्स। गारमेंट्स का जो मेरा जो बिजनेस था डे 1 से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा। तो इस तरह 2 साल बीत गए, लेकिन उस समय ऑनलाइन का जो प्रचलन था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जिस रेट में हम कपड़ों को खरीदते थे, उस रेट में ऑनलाइन के जो एग्रीगेटर्स थे उन्होंने कस्टमर्स को बेचना चालू कर दिया। तो इस तरह धीरे धीरे जो हम जैसे जो छोटे छोटे गारमेंट्स के प्लेयर थे, हमको नुकसान होने लगा। एक ऐसा समय आया कि हम अपना जो खर्चा था वो भी हम ना पूरा कर सके। तो इस तरह मेरी कंपनी पे, इस तरह मेरे गारमेंट्स के स्टोर पे ताला लग गया। और जब मैं ताला लगा रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि जब मैंने शुरुआत करी थी तब मेरे पास मेरे खुद के बचाए हुए पैसे थे, मेरी सैलरी थी, लेकिन आज मैं उस कगार पे खड़ा हूं कि मैं 15 लाख के नुकसान में जा चुका हूं और मेरे पास उस इमीडिएट कोई विकल्प नहीं था। मैं CDS में 5 बार इंटरव्यू से बाहर हो चुका था, 15 लाख के नुकसान में जा चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरी हिम्मत फिर भी बरकरार थी कि मैं कुछ ना कुछ फिर से कर जाऊंगा। और मुझे आज भी याद है उन दिनों मेरी वाइफ ने किस तरह घर को चलाया। वो नौकरी करती थी और मुझे प्रोत्साहन भी देती थी कि कहीं ना कुछ फिर सही होगा। तो मैं ये सोचता रहा कि किस तरह सब कुछ सही करूं। तो उन दिनों मेरी मुलाकात हुई आज जो मेरे पार्टनर्स हैं उनके साथ। तो वो भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से असफल रहे थे और जूझ रहे थे अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर दिखाने की। तो फिर हम इकट्ठे हुए, हमने बड़ा सोचा कि हम किस चीज पे फोकस करें, क्योंकि ऑनलाइन तो सब जगह पेनिट्रेट कर चुका था। तो हमने सोचा कि एक ही इंडस्ट्री है हमारे नजर में जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंडस्ट्री को कोई नहीं बंद कर सकता, और वो इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। और हम उस पे काम करना चालू किए। फिर हमने सोचा कि फूड इंडस्ट्री तो हमने फाइनल कर दिया, अब आगे क्या। फूड इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा है, कौन सा प्रोडक्ट हम बेचें। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सब तो भरमार है पूरे अपने देश में। और अगर हम फास्ट फूड की देखें तो जैसे कि पिज्जा भी गली गली में मिलने लगा था। तो हमने एक प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में बेचते थे, तो वो प्रोडक्ट है बर्गर। तो हमने सोचा कि बर्गर को कुछ ना कुछ एक नया देसी तड़का लगाकर जो कि हमारे इंडियंस को पसंद भी आए और हम उसमें एक्सेल भी कर सकें। तो हमने फाइनल किया कि हम बर्गर के साथ आगे बढ़ेंगे और बर्गर्स को एक डिफरेंट एंगल देंगे। इस कदर शुरुआत हुई बिगीज बर्गर की। हमने सोचा कि अब हमने प्रोडक्ट तो हमने अपना फाइनल कर दिया, अब हम इसको कहां बेचें, किस तरह लोगों तक पहुंचाएं। तो हमने चुना बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही क्यों? क्योंकि वहां पे IT सेक्टर का जो कल्चर है बहुत ज्यादा है। लोग शाम को अक्सर निकलते हैं कुछ ना कुछ नया खाने की तलाश में। बिगीज बर्गर का पहला स्टोर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 50 स्क्वायर फीट के एक स्टोर से हमने शुरू किया। लोग हमारे बर्गर्स को पसंद करने लगे और हम उनसे फीडबैक भी लेने लगे। धीरे धीरे हम प्रोडक्ट को और अपग्रेड करने का सोचते रहे, क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी वो बेक्ड बीमर से की थी, जो कि उस समय इंडिया में कोई नहीं देता था। सारे जो भी बर्गर्स होते थे वो आपके फ्राइड होते थे, और हमने बीमर जो था वो बेक था। तो इस तरह हमने टोटली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए थे बर्गर सेगमेंट में, और धीरे धीरे हम उसको और अपग्रेड करते गए। लोग हमारे प्रोडक्ट्स की सराहना करते गए। इस दौरान हमने सिर्फ एक चीज नहीं रोकी, जो था कि कांस्टेंट अपग्रेडेशन और हमारे SOP पे ध्यान देना। हमें बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के भी कॉल आने लगे, लेकिन हमने एक चीज गांठ मान ली थी कि जब तक हम सही तरीके से खुद को मजबूत ना बना दें तब तक हम कोई फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। तो हमने लगभग 1 साल के बाद हमने हमारा दूसरा स्टोर उड़ीसा के भुवनेश्वर में डाला। वहां पे भी हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला और इस तरह हमारा पहला फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू हुआ। उस समय कुल हमारे 3 स्टोर थे। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, जहां हमारे 10 राज्यों में 30 से ज्यादा आउटलेट्स सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। आज अगर मैं अपने पुराने दिनों की बात कहूं, जहां की मैं 15 लाख के नुकसान
को सहते हुए मैंने एक अपना पहला बिजनेस को बंद किया। आज वहीं एक कंपनी भी खड़ी की जिसका आज सालाना टर्नओवर 25 से 30 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं सीडीएस में 5 बार फेल हुआ, मैंने हार नहीं मानी। मैंने 15 लाख का नुकसान किया बिजनेस में, हार नहीं मानी। बस मुझे एक चीज करनी थी कि मुझे आगे बढ़ना था। अगर कहीं मैं रुक जाता तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा ना हो सकता। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है या लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। कठिनाइयां आएंगी, हमें उनको डट के मुकाबला करना है और आगे बढ़ते रहना है। आखिर में एक छोटी सी बात कहूंगा कि कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।